पिछले कई महीनों से मैं अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ रहा था। कोई ऐसी जॉब जहां काम भी ज़्यादा ना हो और पैसा भी अच्छा मिल जाए। काम कम और पैसा ज़्यादा। मुझे नहीं लगता था कि मुझे ऐसी जॉब कभी मिल पाएगी, लेकिन फिर एक हफ्ते पहले मुझे एक ऐसी ही जॉब मिल गई। काम बस इतना था कि मुझे रात में उनके सिक्योरिटी कैमरास में नज़र रखनी थी। वो एक मॉल था, शहर से बाहर की तरफ, एक हाईवे के पास। मुझे उसी मॉल में रात के समय सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे उनके सिक्योरिटी रूम में लगे कैमरास के ऊपर नज़र रखनी थी और बीच बीच में मॉल में चक्कर लगा के आना था। अरे वाह, ये तो मेरी ड्रीम जॉब है। रात में सिक्योरिटी रूम में बैठ के मैं जी भर के फ़ोन चला सकता हूँ, बुक्स पढ़ सकता हूँ, गेम्स खेल सकता हूँ। वैसे भी पूरे मॉल में अलार्म वगैरह लगे हुए थे, इसलिए मुझे हर समय कैमरों के ऊपर नज़र गड़ाए रखने की भी ज़रूरत नहीं थी। इस ऐड की सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी वो थी वो सैलरी जो वो लोग ऑफर कर रहे थे। एक दिन के 50,000 रुपये। वाह, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए ये एक दिन के 50,000 रुपये दे रहे हैं। पक्का ये कोई प्रैंक है या शायद कोई स्कैम है लोगों को उल्लू बनाने का। कोई एक दिन की नौकरी के 50,000 रुपये कैसे दे सकता है? इतनी तो लोगों के पूरे महीने की सैलरी नहीं होती। लेकिन फिर भी अप्लाई करने में क्या हर्ज है? देखें तो सही, ऐसा कौन सा काम है जिसके ये इतने पैसे दे रहे हैं। मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और फिर 2 दिन बाद ही मेरे पास उस सिक्योरिटी कंपनी की कॉल आई। उन्होंने फ़ोन पे ही मेरा छोटा सा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद वो मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी फिजिकल फिटनेस के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन फिर आखिरी सवाल जो उन्होंने मुझसे पूछा वो सुन के मुझे बहुत अजीब लगा। क्या तुम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकते हो जहां तुम खतरे में हो और तुम्हारी जान भी जा सकती हो? ये सवाल सुन के मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया। जान भी जा सकती हो? ये मुझे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के लिए हायर कर रहे हैं या बॉर्डर पे भेजने के लिए? मैं मन ही मन सोच रहा था। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? उसने फिर से पूछा। हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मॉल के अंदर मैं हर तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन से निपटने के काबिल हूँ, मैंने कहा। मेरा जवाब सुन के इंटरव्यू लेने वाला आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मैं मन ही मन सोच रहा था। मैं इतनी अच्छी जॉब पाने का मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। फिर कुछ सेकंड्स चुप रहने के बाद वो बोला, आपका इंटरव्यू अब पूरा हुआ। आगे की डिटेल्स आपको अगले कुछ दिनों में बता दी जाएंगी। इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया। फिर अगले ही दिन मेरे पास उसी सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आई। उन्होंने बताया कि इस जॉब के लिए मुझे हायर कर लिया गया है और मेरी पहली शिफ्ट कल रात से ही स्टार्ट हो जाएगी। वो एक सर्द रात थी, तेज बारिश भी हो रही थी। कार ड्राइव करते हुए मैंने वाइपर को फुल स्पीड में चलाया हुआ था। कार में अगर हीटर नहीं होता तो मेरी तो कुल्फी ही जम जाती। शहर से बाहर का वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी तो दूर, कहीं कोई लाइट तक नजर नहीं आ रही थी। सिवाय मेरी कार की हेडलाइट के अलावा वहां कोई लाइट नहीं थी। अपनी पहली शिफ्ट को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड तो था, लेकिन थोड़ा थोड़ा नर्वस भी था। वो मॉल मेरे घर से करीब 30 मिनट की दूरी पर शहर से बाहर एक हाईवे के पास बना था, जहां मेरे ख्याल से बहुत कम लोग आया जाया करते थे। वैसे मुझे कोई डर तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे सुनसान इलाके में रात के वक्त अकेले जाने में थोड़ा अजीब सा ज़रूर महसूस हो रहा था। फिर जब मैं उस मॉल के सामने पहुंचा तो देखा कि वो एक पुरानी अंधेरी बिल्डिंग थी, जहां बाहर कोई लाइट नहीं जल रही थी। मैंने सोचा शायद रात का समय है, इस टाइम यहाँ कोई कस्टमर तो आता नहीं होगा, इसलिए शायद सारी लाइट्स बंद कर दी गई होंगी। मुझे वहां 2-3 कार्स और खड़ी दिखाई दी, जो शायद वहां के दूसरे गार्ड्स की होंगी। वो देख के मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि चलो
मैं यहाँ बिल्कुल अकेला तो नहीं हूँ। मैं भाग के मॉल के अंदर चला गया, लेकिन वो मॉल अंदर से भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाहर से था, अंधेरे से भरा। तभी मुझे आगे कुछ और लोग खड़े दिखाई दिए, तो मैं उनके पास चला गया। फ्लोर पे मेरे कदमों की आवाज सुन के वो सब मेरी तरफ मुड़ के देखने लगे। पता चला कि वो सब भी मेरी तरह गार्ड्स थे, जिनको वहां जॉब के लिए बुलाया गया था, और मेरी तरह उनका भी वो पहला दिन था। वो 3 लोग थे। पहला राहुल पहले भी कई जगह गार्ड का काम कर चुका था, इसलिए वो तो इस जॉब को लेकर बहुत एक्साइटेड था। दूसरा था नीरज मेरी तरह थोड़ा नर्वस था, क्योंकि ये उसकी पहली जॉब थी। तीसरा था मनीष बहुत ही कम बात करने वाला था। उसने हमें बस अपना नाम बताया और ज्यादा कोई बात नहीं की। हम चारों कुछ देर बाहर उसी एरिया में किसी मैनेजर या किसी सीनियर के आने का वेट करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। हमें बताया गया था कि हमारी शिफ्ट 10 बजे शुरू हो जाएगी। अब रात के 10:30 बज चुके थे। हमें समझ आ गया कि यहाँ अब कोई नहीं आने वाला है। हमें खुद ही अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। मुझे सिक्योरिटी रूम के लिए हायर किया गया था। बेचारे राहुल की ड्यूटी एंट्रेंस गेट पर लगी थी, जहां उसे पूरी रात खड़ा रहना था। मुश्किल काम तो था, लेकिन इसके लिए उसको पैसे भी मुझसे डबल मिल रहे थे। सिक्योरिटी रूम में जाके मैं वहां लगी चेयर पे बैठ गया और पूरे रूम को चेक करने लगा। वहां टोटल 20 कैमरा स्क्रीन्स लगी हुई थी, जिसमें पूरे मॉल के अलग अलग हिस्सों की लाइव फीड आ रही थी। वहां एक पुरानी सी एम्प्लॉय मैनुअल रखी थी। मैंने वो उठाई तो उसमें से एक पेपर निकल के नीचे गिर गया। मैंने उस पेपर को उठाया तो देखा कि उसके ऊपर कुछ रूल्स लिखे थे। पेपर के सबसे ऊपर लिखा था, आगे दिए गए रूल्स हर हाल में फॉलो किए जाने चाहिए। इस लिस्ट के रूल्स सिर्फ इस सिक्योरिटी रूम वाले गार्ड के लिए हैं। दूसरे एरियाज के सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए ऐसे ही अलग रूल्स दिए गए हैं। इन रूल्स को फॉलो करने में अगर किसी भी तरह की कोई चूक हुई तो तुम्हें चोट लग सकती है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। रूल नंबर 1, अपनी शिफ्ट के दौरान तुम्हें इस सिक्योरिटी रूम से बाहर नहीं निकलना है, सिवाय रूटीन चेकअप पे जाने के। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कुछ भी दिखाई दे या कुछ भी सुनाई दे, इस सिक्योरिटी रूम से बाहर नहीं निकलना। रूल नंबर 2, तुम्हें हर घंटे पूरे फ्लोर का एक चक्कर लगा के आना है, लेकिन यह करने में तुम्हें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। 15 मिनट के अंदर ही तुमको अपने सिक्योरिटी रूम में वापस आना होगा। अगर किसी वजह से तुम 15 मिनट के अंदर वापस नहीं लौट सको तो फ्लोर पे मौजूद किसी भी स्टोर के अंदर चले जाना। रूल नंबर 3, सिक्योरिटी रूम में लगे फोन पर अगर कोई कॉल आए तो उसको उठाना जरूरी है। अगर वो कॉल किसी दूसरे गार्ड की हुई तो तुम उससे बात कर सकते हो, लेकिन अगर वो कॉल और किसी की हुई तो उसी वक्त फोन रख देना। अगर रात में कोई सिक्योरिटी रूम के दरवाजे पे खटखटाए तो उसी वक्त जाके टॉयलेट के अंदर छुप जाना और तब तक बाहर मत निकलना जब तक दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद ना हो जाए। किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलना। रूल नंबर 5, अगर मॉल में चक्कर लगाते हुए किसी के रोने या हंसने की आवाज सुनाई दे तो उसी वक्त भाग के सिक्योरिटी रूम में चले जाना। रूल नंबर 6, अगर मॉल में चक्कर लगाते हुए या सिक्योरिटी रूम में लगे कैमरों में से किसी भी कैमरे में तुम्हें कोई काली परछाई नजर आए तो उसी वक्त अपनी आंखें बंद कर लेना और एक कोने में जाके छुप जाना। अगर ऐसा ना कर सको तो किसी भी स्टोर के अंदर जाके छुप जाना। अगर आसपास कोई स्टोर ना हो तो उसी वक्त फर्श पे आंखें बंद करके लेट जाना और 6 मिनट बाद आंखें खोल के वहां से सीधा सिक्योरिटी रूम में चले जाना। रूल नंबर 7, कैमरा नंबर 9 की लाइव फीड में तुम्हें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे सकती हैं। जब भी वो चीजें कैमरे पर आएंगी तो कैमरा एक अलर्ट सिग्नल बीप देगा। जब भी वो बीप सुनाई दे तो तुम्हें बिना पलके झपकाए कैमरे को देखते रहना है जब तक कि वो चीजें वहां से चली ना जाएं। रूल नंबर 8, अपनी शिफ्ट के आखिरी घंटों में
तुम्हें नींद आ सकती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है। गलती से भी तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। रूल नंबर 9, इस लिस्ट को तुम्हें हर समय अपने पास रखना है, क्योंकि अगले और आखिरी रूल नंबर 10 के लिए तुम्हें इस लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये क्या था? वो लिस्ट पढ़ के एक बार के लिए तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। शायद ये लोग मुझे नया समझकर मेरे साथ मजे ले रहे हैं। मैं वो लिस्ट फाड़ के बस फेंकने ही वाला था कि तभी मुझे कैमरा नंबर 9 की एक तेज बीप सुनाई दी। मैंने देखा कि एक एलियन जैसा दिखने वाला कोई अजीब सा जानवर राहुल को खा रहा था। राहुल, जिसकी ड्यूटी मेन एंट्रेंस पर लगी हुई थी। उस एलियन का शरीर पीले रंग का लग रहा था और उसके लंबे लंबे हाथ थे, लेकिन उसके हाथों में उंगलियां नहीं थीं, बल्कि तलवारें जैसी लगी थीं, जिनसे वो राहुल के टुकड़े कर करके उसको खा रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो देख के मैं कितना डर गया। और फिर कुछ सेकंड्स बाद वो कैमरा अपने आप बंद हो गया और वो सब देख के मेरी उसी वक्त उल्टी हो गई। मैं ठंडे दिमाग से इस पूरी सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। इस सुनसान से मॉल में हमें जॉब के लिए बुलाया गया था। पैसे भी इतने ज्यादा दिए जा रहे थे। क्या ये कोई प्रैंक था? मुझे नहीं लगता ये कोई प्रैंक है। एक प्रैंक के लिए कोई इतनी जहमत क्यों उठाएगा? पहले पेपर में ऐड देना, फिर इंटरव्यू लेना, फिर जॉब के लिए यहां बुलाना। नहीं, ये कोई प्रैंक नहीं था। ये सब सच में हो रहा था। ऊपर से अभी अभी जो कुछ मैंने कैमरे पे देखा वो सब दिखने में बिल्कुल रियल लग रहा था। राहुल, अभी 1 घंटा पहले ही मैं उससे मिल के आया था। उसके बारे में सोच के मुझे बहुत डर लग रहा था। ना सिर्फ राहुल के बारे में, बल्कि अपनी जान के बारे में भी। पता नहीं पैसों के चक्कर में मैं ये कहां फंस गया। मैं जल्दी से बाहर एंट्रेंस पे जाके राहुल को देखना चाहता था, लेकिन तभी मुझे उस मनहूस लिस्ट के रूल नंबर 1 का ध्यान आया। उसमें लिखा था कि शिफ्ट के दौरान मुझे इस रूम से बाहर नहीं निकलना है, सिवाय रूटीन चेक पे जाने के। मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। दिल कह रहा था कि ये सब सिर्फ एक प्रैंक है, मुझसे मजाक किया जा रहा है, लेकिन दिमाग कह रहा था नहीं, ये कोई प्रैंक नहीं है। इस जगह पक्का कुछ गड़बड़ है, कोई बहुत बड़ी गड़बड़। मैं रूम से बाहर नहीं निकला। मेरे दिमाग में ये सब बातें चली रही थी कि सामने टेबल पर रखा फोन बजने लगा। मैंने फोन उठाया। अरे यार, मैं राहुल बोल रहा हूं। मुझे यहां बाहर कोई अजीब सी चीज खड़ी दिखाई दे रही है। क्या तुम पार्किंग के कैमरा में चेक कर सकते हो कि यहां कौन है? राहुल, ये तो राहुल की कॉल थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने तो अभी अभी कैमरे पे उसको मरते हुए देखा था। हेलो विजय, तुम कैमरे पे देख के बताओगे मुझे? उसकी आवाज सुन के मैं एक झटके से अपने ख्यालों से बाहर आया। मैंने पार्किंग कैमरा में देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। राहुल, यहां तो कोई नहीं है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने पूछा, और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ओह शिट विजय, भाग जाओ यहां से, वो चीखते हुए बोला। इसके साथ मुझे एक अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई दी और तभी राहुल की कॉल कट गई। इस वक्त तक मेरी डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। कैमरा नंबर 9 ने मुझे पहले ही वो सब कुछ दिखा दिया था जो कि कुछ देर बाद होने वाला था। वो जानवर राहुल को खा रहा था, जैसा मैंने पहले ही कैमरे पे देख लिया था। अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका था। मैंने उसी वक्त पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन फोन में सिग्नल्स नहीं थे। मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता था। मैं वहां अकेला था और अब अपनी जान मुझे खुद बचानी थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस लिस्ट में दिए हर एक रूल को फॉलो करूंगा और बस किसी तरह आज की रात बिता के यहां से जिंदा बाहर निकलूंगा। मैंने उस लिस्ट को बाहर निकाला और उसको ध्यान से पढ़ने लगा। तभी मेरी रिस्ट वॉच में एक छोटी सी बीप हुई। रात के 12 बज चुके थे, जिसका मतलब था कि अब मुझे बाहर जाके पूरे मॉल का एक राउंड लगा के आना है।
मैंने धीरे से सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते हुए मुझे लग रहा था कि अभी वो एलियन मेरे ऊपर झपट पड़ेगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरे फ्लोर पर हल्की हल्की रोशनी थी। रात के समय वो मॉल ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों साल पुराना कोई खंडहर हो। मैं आपको उस मॉल के डिजाइन के बारे में बताता हूं। एंट्रेंस के ठीक सामने एक पार्किंग एरिया था। ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। पार्किंग एरिया से होते हुए रास्ता सीधा मॉल के मेन एंट्रेंस पर आता था, जहां एक बड़ा सा शीशे का गेट लगा था, जिसको कि रात में बंद किया जा सकता था। एंट्रेंस के अंदर आके करीब 10 कदम दूर तक एक चौड़ा सा रास्ता था। उस रास्ते से आगे आए तो अंदर मॉल का मेन हॉल पड़ता था। वो असल में एक बहुत बड़ा सा एरिया था, जिसमें चारों तरफ स्टोर्स बने थे, और उस बड़े से हॉल के ठीक बीच में ऊपर जाती हुई गोल सीढ़ियां थी। साइड में कुछ पुरानी लिफ्ट्स भी दिखाई पड़ रही थी। एक शॉपिंग मॉल के हिसाब से उस मॉल में लाइटें बहुत कम लगी थी, बल्कि कुछ एरिया तो ऐसे थे जहां बिल्कुल अंधेरा था। शायद रात के समय सारी लाइट्स बंद कर दी जाती होंगी बिजली बचाने के लिए। मॉल में अंधेरा था, लेकिन हल्की हल्की रोशनी भी थी। रोशनी बस इतनी थी कि आप देख तो सब कुछ सकते थे, लेकिन देख के भी कुछ नहीं देख सकते थे। अंधेरे में आपको कुछ का कुछ नजर आ सकता था। उन परछाइयों को देख के आपके दिमाग में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ सकते थे। खैर, आगे बताऊं तो उन सीढ़ियों से ऊपर जाके आप सीधा सेकंड फ्लोर पर पहुंचते। सेकंड फ्लोर भी बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर के ही जैसा था। वैसे ही स्टोर्स, उसी तरह की हल्की हल्की लाइटें। फर्क बस इतना था कि ऊपर वाले फ्लोर से आप नीचे का पूरा हॉल देख सकते थे, लेकिन वो सिक्योरिटी रूम जिसके अंदर मेरी ड्यूटी लगी थी, वो वहां से दिखाई नहीं देता था। शायद उस रूम को जानबूझकर ऐसी जगह में बनाया गया था कि वो आसानी से दिखाई ना दे। आखिर वो सिक्योरिटी रूम जो था, साथ ही बता दूं कि उस सिक्योरिटी रूम में जाने के लिए सेकंड फ्लोर से एक अलग दरवाजा था, जहां एक अलग सीढ़ियां थी जिनसे होके सीधा सिक्योरिटी रूम के अंदर जाया जा सकता था। बस 2 ही फ्लोर्स थे। ऊपर की पूरी छत ग्लास की बनी लग रही थी। मैं सोच रहा था कि दिन के समय तो यह मॉल जरूर बहुत अच्छा दिखता होगा, लेकिन रात के समय तो यह किसी भूतिया मॉल से कम नहीं लग रहा था। और इस मॉल में रात के 12 बजे अकेले घूमने में आपको कैसा महसूस होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस पूरे हॉल में बस एक ही सबसे सेफ एरिया था, वो था वो सिक्योरिटी रूम, और मैं अब उस रूम से बाहर आ चुका था। सिक्योरिटी रूम से बाहर कदम रखते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी कंपकपी दौड़ गई। मुझे लगा शायद ठंड की वजह से मुझे ऐसा लगा होगा। कुछ ही देर में मेरी आंखें भी अंधेरे में एडजस्ट हो गईं। अब मैं एक स्टोर के सामने से निकला ही था कि तभी एक तेज आवाज आई। वो आवाज सुन के तो मुझे जैसे एक मिनी हार्ट अटैक ही आ गया। शिट, ये कौन आ गया यहाँ? वो आवाज एक स्टोर के अंदर से आई थी। मैंने झट से पलट के उस आवाज की तरफ देखा तो देखा कि वहां रखी कुछ चीजें नीचे गिर गई थी। वो देख के मैंने थोड़ी राहत महसूस की। यहाँ कोई नहीं है, शायद कोई चूहा होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। ऐसा तभी क्यों हुआ जब मैं इस स्टोर के सामने से निकल रहा था? क्या यह कोई इत्तेफाक था या यहाँ कोई और भी है? और तभी मुझे उसी स्टोर से एक हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने फिर से उस तरफ देखा तो स्टोर के अंदर मुझे एक लंबी सी औरत खड़ी दिखाई दी, और सच बताऊं तो उसको देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। वो बहुत लंबी थी, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद दूध के जैसी थी, और उसके मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर निकल रहे थे। उसको देख के मेरी तो पूरी बॉडी जैसे जम सी गई। मैं जोर से चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी।
मेरा दिमाग कह रहा था भाग यहां से, लेकिन मेरी टांगें तो हिल ही नहीं रही थी। और तभी उस औरत ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और मेरी तरफ भाग के आने लगी। उसको अपनी तरफ आता देख मेरी बॉडी हरकत में आ गई। मैं इतनी तेजी से वहां से भागने लगा जितना शायद मैं आज तक नहीं भागा था। मुझे पता था वो औरत मेरे पीछे ही आ रही है, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं बिल्कुल जैसे उड़ता हुआ वहां से सीधा सिक्योरिटी रूम में पहुंचा और अंदर जाके धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। और तभी पीछे डेस्क पे रखा फोन बजने लगा। मैंने फोन उठाया। हे, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। हमें आपकी लोकेशन से एक इमरजेंसी कॉल आई थी। आपके यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने कहा नहीं, आप प्लीज यहाँ जल्दी से आ जाइए। लेकिन मेरे इतना कहते ही दूसरी तरफ से आती उस आदमी की आवाज एक अजीब सी शैतानी आवाज में बदल गई। यहां से निकल पाना इतना आसान नहीं है। और तभी मुझे अपने कान में कुछ गीला गीला महसूस हुआ। मैंने फोन को अपने कान से हटाया तो देखा कि फोन से एक छोटा सा हाथ बाहर निकल रहा था। देखने में वो हाथ बिल्कुल जला हुआ लग रहा था। मैंने फोन पीछे किया तो वो पतला सा हाथ फोन से और ज्यादा बाहर निकलने लगा मुझे पकड़ने के लिए। मैंने नोटिस किया कि उन पंजों से उस हाथ ने मेरे कान में गहरी खरोंच मार दी थी। वो गीला गीला जो मुझे महसूस हो रहा था वो मेरा ही खून था जो मेरे कान से निकल रहा था। मैंने गुस्से में फोन को उठा के पटक दिया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। फोन के नीचे गिरते ही वो छोटा सा हाथ वापस उसके अंदर घुस गया। मेरे कान में तेज दर्द हो रहा था और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मुझे कैमरा मॉनिटर पर वही तेज बीप सुनाई दी। मैंने झट से ऊपर देखा तो कैमरा नंबर 9 फिर से ऑन हो चुका था। मैंने देखा कि नीरज नीचे वाले फ्लोर पे पेट्रोलिंग कर रहा था और मेरे देखते ही देखते उसका चेहरा जो पहले बिल्कुल नॉर्मल था वो अचानक से जैसे दहशत में आ गया। अब उस कैमरे का एंगल भी पता नहीं अपने आप चेंज हो गया। मैंने देखा कि क्यों नीरज इतना डर रहा था। नीरज एक स्टोर के सामने खड़ा था और उस स्टोर के अंदर वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। उस औरत को देख के नीरज भी मेरी तरह डर के मारे जम गया। फिर उस औरत ने चाकू निकाला और भाग के नीरज की तरफ आने लगी। नीरज चीखता हुआ वहां से भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम आगे उसको मनीष मिल गया। लेकिन ये क्या, मनीष के चेहरे पर तो एक अजीब सी हंसी थी, जैसे कि उस औरत को देखकर उसको डर नहीं बल्कि अच्छा लग रहा हो। और फिर मनीष जोर जोर से हंसने लगा। नीरज वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मनीष ने उसे पकड़ लिया। और फिर वो औरत नीरज के पास आई और उसको एक के बाद एक चाकू मारने लगी। नीरज की वो दर्द भरी चीखें मेरे कानों को फाड़े जा रही थी। मैं आंखें फाड़े कैमरे की तरफ देखता रहा। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं चाह के भी कैमरे से नजरें नहीं हटा सकता था, क्योंकि ऐसा करने से वो रूल टूट जाता। और फिर कुछ मिनटों बाद नीरज की चीखें शांत हो गईं। मनीष ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया और नीरज की लाश किसी जली की तरह फर्श पर गिर गई। इसके बाद मनीष, जिसके चेहरे पर वो अजीब सी स्माइल अभी भी बनी हुई थी, उसने अपने मुंह में होठों के दोनों तरफ उंगलियां डाली और अपनी खाल को फाड़ने लगा। उसके चेहरे की पूरी स्किन किसी टेप की तरह निकलने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपने पूरे शरीर की स्किन उतार दी। मुझे उल्टी होने का मन होने लगा। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि किसी शैतान दरिंदे जैसा लग रहा था। फिर वो नीचे झुका और नीरज की लाश को नोच नोच के खाने लगा। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। फिर उसने कैमरे की तरफ देखा, वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही वो कैमरा भी बंद हो गया। मुझे यकीन हो गया था कि मैं भी अब जिंदा नहीं बचने वाला हूं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने वो ऐड देखी
और इस जॉब के लिए अप्लाई किया। मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि तभी सिक्योरिटी रूम के दरवाजे पे नॉक हुई। नॉक होते ही मेरी पूरी बॉडी अलर्ट मोड में आ गई। बाहर से आवाज आई, विजय, ये मैं हूं, मनीष। यहां बाहर कोई अजीब सी चीज मौजूद है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि रूल के हिसाब से मैं उसी वक्त टॉयलेट के अंदर जाके घुस गया। मनीष बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख दिया और उसकी आवाजों को इग्नोर करता रहा। वो दरवाजे को खोलने के लिए लाफे मारता रहा, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। और फिर कुछ देर बाद सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। फिर मैं बाथरूम से निकल के चेयर पे जाके बैठ गया। बैठे हुए मुझे मुश्किल से 2 मिनट ही हुई थी कि मेरी रिस्ट वॉच का अलार्म फिर से बजने लगा। रात के 1 बज चुके थे, जिसका मतलब था मुझे फिर से मॉल का चक्कर लगा के आना है। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलने वाला। इस पूरे मनहूस मॉल के अंदर एक यही रूम था जो सबसे सेफ था, और मैं इससे निकल के बाहर मौत के मुंह में नहीं जाने वाला था। लेकिन अगर मैं चक्कर लगाने नहीं गया तो रूल टूट जाएगा। लेकिन अगर रूल टूट गया तो उससे होगा क्या? मैं रिस्क लेने को तैयार था। मैं 5 मिनट तक अंदर ही बैठा रहा। कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। मन ही मन थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी सामने दीवार में से ना जाने कहां से एक हाथ बाहर निकल के आ गया। वो दीवार में से ऐसे निकला था जैसे कि वो दीवार पानी की बनी हो। मैं एक झटके से पीछे हुआ तो चेयर का बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे गिर गया। लेकिन फिर मेरे चारों तरफ से वैसे ही हाथ दीवारों से निकल के मेरी तरफ झपटने लगे। मैं उनसे बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हाथ एक के बाद एक बाहर निकलते रहे, हर तरफ से, यहां तक कि फर्श में से भी। उनसे बच पाना बहुत मुश्किल था। वो गीले और गंदे हाथ थे। मैं उसी वक्त भाग के उस रूम से बाहर निकल गया। ना चाहते हुए भी मुझे चक्कर लगाने जाना ही पड़ा। बाहर वही डरावना अंधेरा बिछा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया। कोनों में हल्की हल्की परछाइयां मेरे दिल में दहशत पैदा कर रही थी, लेकिन मैं बस चलता रहा। लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैं फिर से चलने लगा, लेकिन 2 कदम बाद ही मुझे फिर से अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैं झट से पलटा, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं था। मैं बिल्कुल सीधा खड़ा था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपने पीछे गरम गरम सांसें महसूस हुई। पलटा तो देखा कि मनीष ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसको ऐसे अपने सामने खड़ा देख मैं एकदम से पीछे हुआ तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गया। मनीष मेरे सामने ही खड़ा था और उसके चेहरे पर वही शैतानी हंसी थी जो मैंने कैमरे पे देखी थी, लेकिन उसकी बॉडी की स्किन उतरी नहीं हुई थी। फिर वो वैसे ही स्माइल करते हुए नीचे झुकने लगा मुझे उठाने के लिए, लेकिन मैंने उसके मुंह पे एक जोर की लात मारी और पीछे हो गया। मेरे अचानक ऐसा करने से शायद वो शॉक हो गया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं उस शैतान को बिल्कुल अपने पास नहीं आने दे सकता था। मैंने उसकी टांगों के बीच एक जोर से लात मारी। मैंने स्कूल के दिनों में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उस ट्रेनिंग को इस तरह यूज करना पड़ेगा। फिर मैंने उसकी गर्दन पर एक तेज वार किया तो वो पीछे रेलिंग के ऊपर गिर गया। बस वही मौका था। मैंने उसी वक्त उसको उठाया और रेलिंग से नीचे गिरा दिया। वो धड़ाम से सिर के बल सीधा नीचे फर्स्ट फ्लोर के फर्श पर जा गिरा। उसके सिर से खून निकलने लगा। इस बीच मैं ये भूल गया था कि मुझे 15 मिनट के अंदर सिक्योरिटी रूम में वापस पहुंचना है। 15 मिनट पूरी हो चुकी थी
और तभी वहां अंधेरे के पीछे से अजीब अजीब तरह की परछाइयां बाहर निकलने लगीं और मुझे चारों तरफ से घेरने लगीं। उनकी कोई शेप नहीं थी, बस काली परछाइयां थी, लेकिन वो मेरे चारों तरफ से लिपटे जा रही थी। मेरा दम घुटने लगा। मैं रेलिंग के पास खड़ा था और वो परछाइयां मुझे सामने हर तरफ से घेरे हुई थी। बच के निकल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जान तो बचानी ही थी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं जंप मार के सीधा उस रेलिंग से नीचे कूद गया। जान बचाने का बस यही एक तरीका था। मैं धड़ाम से नीचे जा गिरा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जोर से नीचे गिरूंगा। नीचे गिरते ही मेरे लेफ्ट एंकल से खट की आवाज आई। मेरी एंकल टूट गई थी। सर भी बढ़ाम से नीचे जा टकराया, लेकिन गनीमत थी कि सिर पे कोई चोट नहीं आई। एक बार के लिए तो आंखों के आगे तारे दिखने लगे थे, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा के उठने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा था वो परछाइयां अब मेरे पीछे नहीं आएंगी, लेकिन मैं गलत था। वो फिर से मेरे पीछे उड़ती हुई आने लगी। मैंने अपने शरीर की ताकत का एक एक कतरा लगा दिया और एक पैर से लड़खड़ाते हुए सिक्योरिटी रूम की तरफ भागने लगा। पैर में तेज दर्द हो रहा था। लग रहा था आज पक्का एक गंदी मौत मारा जाऊंगा, लेकिन किसी तरह मैं सिक्योरिटी रूम के अंदर पहुंच पाने में सफल रहा। अंदर जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और धड़ाम से नीचे गिर गया। मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था। पता नहीं साला किस नरक में आके फंस गया। पता नहीं कब तक जिंदा बच पाऊंगा यहां। घड़ी में टाइम देखा, 3 बज चुके थे। मतलब कि फिर से चक्कर लगाने जाने का टाइम हो गया था, लेकिन अब मुझ में बाहर जाने की हिम्मत नहीं बची थी। मौत अंदर भी आनी थी और बाहर भी। ये आंख मिचोली का खेल कब तक चलने वाला था। मैंने हार मान ली। मैं नीचे फर्श पर ही पड़ा रहा और दीवारों में से उन हाथों के निकलने का वेट करने लगा, लेकिन इस बार वो हाथ बाहर नहीं निकले। 10 मिनट बाद तक भी दिल में एक उम्मीद बंधी कि शायद मेरी मौत अभी नहीं आई है। पैर में तेज दर्द हो रहा था। तभी मेरी नजर सामने टेबल के निचले हिस्से पर पड़ी। टेबल के नीचे कुछ चिपका हुआ था, कुछ चमकीला सा। मैंने उसी वक्त अपना हाथ लंबा करके उस चीज को बाहर निकाला तो देखा कि वो एक लाइटर था। मैं फिर से उस टेबल के नीचे देखने लगा कि वहां और कुछ भी तो नहीं है, तो मुझे उसके नीचे एक और लेटर चिपका मिला। लेटर पे लिखा था, उम्मीद है तुमको ये लेटर सही समय पर मिल गया होगा। ये आखिरी रूल बहुत ही रिस्की और खतरनाक है और इसे तुमको तभी फॉलो करना है जब जान बचाने का तुम्हारे पास और कोई तरीका ना हो। अगर इस रूल को तुम अपनी शिफ्ट के आखिरी घंटों में यूज करोगे तो इसके सफल होने के ज्यादा चांस होंगे। इसीलिए हमने ये रूल तुमको पहले के रूल्स के साथ में नहीं बताया। उम्मीद है तुम हमारी मजबूरी समझ सकोगे। इस आखिरी रूल को पढ़ने के लिए तुम्हें लाइटर की जरूरत पड़ेगी। लेमन जूस। लेमन जूस। लेटर में लिखी इस आखिरी लाइन ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। क्या मतलब लेमन जूस? क्या ये किसी तरह का कोई सीक्रेट कोड है या इसका कोई और मतलब था? अगर इनका मकसद मुझे मारना है तो सीधा सीधा मार क्यों नहीं देते? ये पहेलियां बुझाने का क्या मतलब है? नीचे पड़े पड़े कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। मॉल में चक्कर लगाने जाने का टाइम भी हो चुका था। पिछले चक्कर पर ना जाने से तो मैं बच गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता था। मैं किसी तरह लंगड़ाते हुए उठा और बाहर निकल गया। मैंने वो लाइटर भी अपने साथ ले लिया। क्या पता कब उसकी जरूरत पड़ जाए। इस बार मॉल में चक्कर लगाते हुए मैंने जो महसूस किया वो पहली दोनों बार से बिल्कुल अलग था। मुझे चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि बहुत सारे लोग छुप छुप के मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे उनकी बातें करने की आवाजें सुनाई तो दे रही थी,
लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। बीच बीच में मुझे अपना नाम भी सुनाई दे रहा था। तभी अचानक मुझे अपनी नजर के कोने से कोई खड़ा दिखाई दिया। ऐसा कई बार हुआ, वो मुझे नजर के कोने से दिखाई देते लेकिन मेरे सामने नहीं आते। कुछ देर बाद मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 4:10 हो चुके थे। मेरे वापस जाने का टाइम हो गया था। मैं सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे एक बड़ा सा काला साया मेरे सामने खड़ा दिखाई दिया। वो बिल्कुल काले रंग का था, काले रंग से भी ज्यादा काला, जैसे कोई ब्लैक होल हो। और उसको देख के मैं जैसे खो सा गया। मैं कई देर तक उसी की तरफ देखता रहा, लेकिन तभी मुझे वो रूल याद आया कि ऐसी किसी चीज को मुझे देखना नहीं है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों के सहारे साथ के एक स्टोर के अंदर चला गया। लेकिन अंदर आते ही पता नहीं क्या चीज, शायद कोई अलमारी होगी, मेरे सिर से टकराई और मैं नीचे गिर गया। मैं मन ही मन दुआ कर रहा था कि मैं बस किसी स्टोर के अंदर ही हूं। रूल के हिसाब से मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। मैं बस आंखें बंद करे वहीं पड़ा रहा। लेकिन तभी मुझे बहुत तेज नींद का एहसास होने लगा, जैसे कि मैं ना जाने कितने सालों से नहीं सोया हूं। मेरी पूरी बॉडी एक अजीब से रिलैक्स मोड में जाने लगी। पलकें भारी हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना सोऊं, लेकिन मेरे अंदर अब लड़ने की कोई ताकत ही नहीं बची थी। अगर मुझे मरना ही था तो बेहतर था कि मैं सोते सोते ही मरूं। और फिर मेरी आंख लग गई। फिर आंख खुली तो मैं सिक्योरिटी रूम के अंदर था। उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा। 6 बज चुके थे। शिट, मैं पिछले 2 घंटों से सो रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सोते हुए मुझे बार बार कोई मेरे कान में बोलता हुआ महसूस हो रहा था। वो मुझे कुछ बता रहा था, रूल नंबर 10 के बारे में। सोने से पहले मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि रूल नंबर 10 मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि लेमन जूस का क्या मतलब था। रूल नंबर 10 उसी पेपर में लिखा था, लेकिन उसको लेमन जूस से लिखा गया था। उसको देखने के लिए मुझे लाइटर से पेपर को गर्म करना था। मैंने वैसा ही किया। झट से उस पेपर और लाइटर को अपनी जेब से बाहर निकाला और पेपर के नीचे लाइटर जला के उसको गर्म करने लगा। और जैसा मैंने सोचा था, वो आखिरी रूल पेपर पे उभर के सामने आने लगा। रूल नंबर 10। शायद अब तुमको समझ आ गया हो कि ये रूल तुमसे क्यों छुपाया गया था। ये रूल तुमको सिर्फ तब यूज करना है जब तुम्हारे जिंदा बचने का और कोई तरीका ना हो। अगर अपनी शिफ्ट के दौरान तुम सो गए तो उठने के अगली 15 मिनट के अंदर ही तुम ये रूल फॉलो करके अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट होंगी। अगर 15 मिनट के अंदर तुम यहां से नहीं निकल पाए तो हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाओगे। अगर तुम शिफ्ट के दौरान सोए तो तुम्हारी आंख सीधा सिक्योरिटी रूम के अंदर खुलेगी। वहां से तुमको सीढ़ियों से सीधा ऊपर छत पे जाना है और छत से नीचे कूद जाना है। अगर तुम पीछे जंगल की तरफ कूदोगे तो वहां लगी घास तुमको ज्यादा चोटें लगने से बचा लेगी। उसके बाद हम तुमको उठा लेंगे। अब तक मुझे ये तो समझ आ चुका था कि इस लिस्ट में लिखे हर एक रूल को मुझे फॉलो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उस लिस्ट का आखिरी रूल था और अब मुझे इसको फॉलो करना था, और ये मुझे अभी के अभी करना था। मैं अपनी टूटी हुई एंकल से किसी तरह लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों के ऊपर जाने लगा। घड़ी में टाइम देखा तो 6:07 हो चुकी थी। मेरे पास अब बस 8 मिनट और थी। छत पे पहुंच के मैं जल्दी से पीछे वाले कोने की तरफ पहुंचा। वहां से मैंने नीचे झांक के देखा तो मेरा तो सर ही चकरा गया। मैं बहुत ऊपर था और इतनी ऊपर से गिर के तो मरना पक्का था। मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। मैं यहां से नहीं कूद सकता। लेकिन तभी
मुझे सामने से वही बहुत सारी काली परछाइयां निकलती दिखाई दी। वो परछाइयां भूखी थी और मुझे नोच के खाने को तैयार थी। मेरे आगे मौत थी और पीछे भी। मैंने फैसला किया कि अगर मरना ही है तो नीचे कूद के मरूंगा, और मैं कूद गया। ऊपर से नीचे गिरने में मुझे मुश्किल से 2-3 सेकंड लगी होंगी, लेकिन इन 2-3 सेकंड्स में मुझे अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों के सामने दिखाई दे गई। अपना बचपन, जवानी, सब कुछ। जैसे कि मैं स्लो मोशन में अपनी जिंदगी का रिकैप देख रहा हूं। जमीन पे सबसे पहले मेरी टांगे टकराई, फिर मेरे हाथ, और फिर मेरी पूरी बॉडी। अपनी पूरी बॉडी की एक एक हड्डी टूटने की आवाज मुझे सुनाई दी थी, और अगले ही पल मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर पता नहीं कितने घंटों के बाद आंख खुली तो कानों में हॉस्पिटल की मशीनों का शोर गूंज रहा था। मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। पूरी बॉडी में प्लास्टर लगा था। सामने लगे टीवी में न्यूज़ चल रही थी। मॉल में भीषण आग लग गई। सिक्योरिटी गार्ड को छत से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। मैंने साइड में टेबल पर देखा तो वहां 50 लाख रुपए का एक चेक रखा हुआ था। उन लोगों ने मुझे जितना कहा था उससे कहीं ज्यादा पे किया था। कुछ ही देर बाद मेरी फैमिली और मेरे दोस्त भी वहां पहुंच गए। वो सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये सब कैसे हुआ। मैंने उनको पूरी बात बताई, लेकिन मेरी बात सुन के वो सब अजीब ही तरीके से मेरी तरफ देखने लगे, जैसे कि मैं पागल हूं। उन सबको लग रहा था कि शायद ऊपर से गिरने की वजह से मैं पागल हो गया हूं। कुछ घंटों बाद सब लोग बाहर चले गए। मैं अकेला था, और तभी मेरे फोन पे एक मैसेज आया। उम्मीद है तुम अब ठीक हो गए। हमें लगता है अब तुम हमारी सिक्योरिटी टीम के परमानेंट मेंबर बनने के लायक हो गए हो। इस बार हम तुम्हें 1 घंटे के 1 लाख रुपए देंगे, और इस बार तुम्हारी ड्यूटी मॉल के एंट्रेंस गेट पर होगी। तुम्हारी अगली शिफ्ट की डिटेल्स तुम्हारे ठीक होते ही तुम तक पहुंचा दी जाएंगी। और हाँ, मुनीश की लाश अभी भी हमारे पास है।